आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है उड़ान, जिसको लिखा है कृष्ण बलदेव वेद ने। और एक दिन वह सब काम धंधे छोड़कर घर से निकल पड़ी। कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं था, कोई संबंधी बीमार नहीं था, किसी का लड़का पास नहीं हुआ था, किसी परिचित का देहांत नहीं हुआ था, किसी लड़की की सगाई नहीं हुई थी, कहीं कोई संत महात्मा नहीं आया था, कोई त्योहार भी नहीं था, कोई बहाना भी नहीं था। वास्तव में हुआ यह कि बर्तन मांजते मांजते अचानक जाने कहां से और कैसे शीला के मन में एक अनजानी तरंग सी उठी और हाथ में पकड़े हुए बर्तन को पटक कर हाथ धोए बिना वह जैसी की तैसी कमरे से बाहर आई और पुकारने लगी, रानी ओ रानी। रानी का कमरा अहाते की दूसरी छत पर था। आवाज देते देते शीला की दृष्टि शून्य को चीरकर आकाश पर छाए हुए बादलों से टकराई और पानी का एक कतरा उसकी दाईं आंख में आन गिरा। शीला ने एकदम आंख मीच ली और फिर जोर से आवाज देने लगी, रानी ओ रानी। और जब रानी ने जंगले से नीचे झांकते हुए पूछा, क्यों री, क्या हुआ जो मुंह अंधेरे बांगे दे रही हो, तो शीला जवाब देने के बजाय खिलखिलाकर हंसने लगी और रानी सवाल दोहराने के बदले धम धम करते नीचे आंगन में आ गई और आते ही शीला की चुटिया पकड़कर खींचने लगी। शीला ने हंसते हुए धमकी दी, छोड़ दो नहीं मुंह काला कर दूंगी। रानी ने हंसकर जवाब दिया, किसका, अपना। और फिर दोनों हंसने लगी और हंसते हंसते ही शीला ने रानी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही रानी ताली पीटकर चिल्लाने लगी, वंती ओ वीरा ओ वंती। वंती और वीरा उसी मकान की निचली मंजिल के 2 कमरों में रहती थी और सब शोर सुन चुकी थी। वंती अपने कमरे के एक कोने में नहा रही थी और वीरा पिछले पहर के लिए थोड़ा सा आटा गूंद रही थी। रानी की आवाज़ सुनते ही वंती ने तुरंत 1-2 गिलास पानी के इधर उधर फेंके और एक मैला दुपट्टा बदन पर लपेटकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। वीरा ने आटा अधसना छोड़ दिया और पहले से ही शीला और रानी के साथ खड़ी ना जाने किस बात पर हंस रही थी। वंती को देखते ही तीनों बिल्कुल बच्चों की तरह चिल्लाने लगी। वंती खिसियाकर अपने कमरे में लौट गई और जल्दी जल्दी पेटीकोट और कुर्ती पहनकर कुर्ती के बटन बंद करती करती फिर बाहर दौड़ आई। रानी ने आगे बढ़कर कहा, अरे दौड़ो नहीं, तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल जाएगा। बंती ने जरा आश्चर्य से पूछा, क्या? तो तीनों ने एक ही स्वर में कहा, प्रसाद। और फिर चारों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी इस खिलखिलाहट से अहाते का घुटा हुआ वातावरण मानो चिढ़ सा गया और इस चिड़चिड़ेपन का स्पष्ट प्रमाण था अहाते की मालकिन का कुपित चेहरा, जो अपने पोर्शन के सामने वाली गली में खड़ी इन गंवार स्त्रियों के गंवारपन पर दांत पीस रही थी। लेकिन जब इन चारों ने आपस में कुछ खुसुर फुसुर करने के पश्चात अपनी छोटी सी कॉन्फ्रेंस का अंत एक चीखते हुए ठहाके पर किया, तो अहाते का वातावरण बदल सा गया। यद्यपि उसकी मालकिन का पारा कुछ दर्जे और ऊपर चढ़ गया। हंसती चीखती बल खाती चारों अपने कमरे में दौड़ गईं। शीला ने राग भरे हाथ जल्दी से धोए। बर्तनों का ढेर जहाँ का तहाँ पड़ा रहा और वह अपनी फूलों वाली सलवार को ठीक करने लगी। रानी ने झाड़ू उठाकर एक कोने में फेंक दिया और पानी भरी बाल्टी फर्श पर उड़ेलकर उसे एक और खिसका दिया और हाथ पेटीकोट से पोंछकर आंखों में सुरमा डालने लगी। बंती पहले से ही सब काम समाप्त कर चुकी थी, केवल आग बुझानी बाकी थी। उसने खड़े ही खड़े 2-3 गिलास पानी चूल्हे में फेंक दिया और एक क्षण के लिए सोचा कि सारा चूल्हा गीला हो गया और फिर नए दुपट्टे में सिलवटें डालने लगी। वीरा ने आटे की परात को एक कोने में धकेल दिया। उसके कमरे में चप्पे चप्पे पर झूठे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि उसके बच्चे अभी अभी खा पीकर बाहर निकले थे। उसने 1-2 गिलास उठाकर ठिकाने लगाए, फिर हाथ मुंह धोने लगी। कुछ ही देर में चारों सहेलियां अपने अपने कमरे को ताला लगाकर अहाते से बाहर निकल गईं
और अहाते की क्रोधित मालकिन आश्चर्य से उंगली दांतों में दबाए देखती की देखती रह गई। उन्होंने जाती बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा तक न था। नीच घराने की, अहाते की मालकिन बड़बड़ाई और उसी समय उसके पति ने अंदर से आवाज दी, अरे कहाँ चली गई तू नीच घराने को, यह क्या कर दिया है तूने। और वह अंदर जाकर पति से झगड़ने लगी। इधर वे चारों सड़क पर एक दूसरे के पीछे ऐसे भाग रही थीं जैसे प्राइमरी स्कूल की लड़कियां। रानी ने तो हद कर दी। दुपट्टा उसने अपनी कमर पर बांध लिया और चोटी को सर पर पगड़ी की भांति लपेटकर यूं चलने लगी जैसे रानी खां की छोटी साली वही हो। अब वह गली से गुजरकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। शीला कह रही थी, रुक जाओ रानी, ठहरो, इधर कहाँ चल पड़ी हो, इधर तो कुछ भी नहीं, जंगल में जाओगी। वह इतने जोर से बोल रही थी कि नवाबगंज रोड पर जाने वाले कुछ विद्यार्थी मुड़ मुड़कर देख रहे थे। शीला के कई बार चिल्लाने पर आखिर रानी रुकी और कुछ सलाह के बाद उन्होंने निश्चय किया उन्हें सब्जी मंडी से ट्राम पकड़नी चाहिए। और जब बंटी ने पूछा, जाओगी कहाँ, तो तीनों ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ तू ले जाए। इस पर बंटी भी हंस पड़ी और वह सब्जी मंडी की तरफ चल पड़ी। एक ट्राम खड़ी थी, वे दौड़कर उसमें बैठ गईं और जब कंडक्टर ने शीला से पूछा, कहाँ जाओगी जी, तो शीला ने हंसकर जवाब दिया, उससे पूछो। कंडक्टर इस अकारण हंसी पर खींच सा गया और उसने तुनक कर कहा, किससे पूछूं। शीला ने फिर हंसकर कहा, नाराज क्यों होते हो उससे, रानी से पूछो। मुझे सपना आएगा कि रानी कौन है, कंडक्टर ने बिगड़कर कहा। मैं हूँ रानी। रानी ने चलती ट्राम में उठकर आगे बढ़ते हुए कहा और दूसरे ही क्षण में लड़खड़ाकर एक वृद्ध की गोद में जा गिरी। शीला, वंती और वीरा खिलखिलाकर हंस उठी और रानी उस वृद्ध की गोद में से उठती हुई बोली, हंसती क्यों हो, अपने पिता के समान है। इस पर ट्राम में बैठे सभी लोग हंस पड़े और वह वृद्ध बगलें झांकने लगा। रानी उठकर गिरती पड़ती फिर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। कुतुब रोड के अड्डे पर जब वह ट्राम से उतर गई तो कंडक्टर ने ना जाने किसे संबोधित करते हुए कहा, अजीब वाहियात औरतें थीं। और ट्राम में बैठे एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, लाज शर्म तो रही ही नहीं। और वह वृद्ध बगल में बैठे एक युवक से कह रहा था, क्या धम्म से आकर गोद में गिर पड़ी। और युवक यह समझने की कोशिश कर रहा था कि बूढ़ा उस औरत की हरकत की बुराई कर रहा है या वैसे ही चटखारा ले रहा है। ट्राम से उतरते ही उन्होंने फिर सोचने की आवश्यकता समझी कि वे कहाँ जाएं। जब रानी ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हाय हम कहाँ आ गईं, तो शीला ने भोलेपन से जवाब दिया, अपनी ससुराल। और इस पर वह सब इस जोर से हंसी कि आसपास के खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। हंसी के मारे वे दोहरी तिहरी हुई जा रही थी और यह भी भूल गई थी कि दोनों दिशाओं में एक एक कार केवल उन्हीं के कारण हार्न पर हार्न बजा रही थी। और जब एक कार ने पीछे से रानी की टांगों पर हल्का सा ठहका दिया तो उसकी हंसी चीख में बदल गई और उसने मुड़कर कार वाले को 5-6 घरेलू गालियों से विदा किया। जब वह सड़क के किनारे लग गई तो शीला को जाने क्या सूझी, कहने लगी, कनॉट प्लेस चलोगी, नाम तो सबने सुन रखा था। वंती का घरवाला दफ्तर से लौटते समय हर पहली तारीख को कनॉट प्लेस से ही फूलों का एक हार उसके लिए ले आया करता था। वीरा का रामदयाल भी अपने कामकाज के संबंध में कनॉट प्लेस पर जाया करता था, जहां उसके सस्ते बिस्कुटों के पक्के ग्राहक थे। रानी तो स्वयं भी 2 बार कनॉट प्लेस हो आई थी। एक बार जब उसके अनुरोध पर उसका पति आज़ादी का जुलूस दिखाने ले गया और एक बार वह अकेले घूमती घामती उधर जा निकली थी। शीला का सुझाव हाथों हाथ लिया गया और वे एक तांगे में सवार हो गईं। घोड़ा पहले ही काफ़ी तेज था, मगर रानी ने जरा नखरे के साथ तांगे वाले पर चोट करते हुए कहा, लेन इसी तरह टिचकू टिचकू चलेगा क्या। तो तांगे वाले ने घोड़े की पिछली टांगों में छड़ी के साथ कुछ इस शरारत से खुजली की कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा, तड़ाक तड़ाक करने लगा।
तड़ाक तड़ाक के पांव पक्की सड़क पर पड़ते और तांगे वाला कभी रानी और कभी शीला की ओर, जो उसके बराबर अगली सीट पर बैठी हुई थी, ऐसे देखता जैसे इनाम की मांग कर रहा हो। परंतु रानी और शीला घोड़े से भी अधिक तेज दौड़ रही थी। रानी का दुपट्टा सिर पर तो पहले ही नहीं था, अब उसके बदन के किसी भी हिस्से पर नहीं था, नीचे गिर गया था उसके पाँव में। शीला के बाल उसकी चोटी से भाग भाग कर इधर उधर दौड़ रहे थे। पीछे बैठी बंती और वीरा बच्चों की तरह सीट पर घुटने टेककर आगे की ओर देख रही थी। रानी कह रही थी, बल्ले ओ बल्ले। शीला कह रही थी, हाय राम, इतना तेज। तांगे वाला कह रहा था, कहो तो और तेज। बंती और वीरा पीछे बैठी बोल उठी, हाँ भाई, और तेज और तेज। तांगे वाला पायदान पर खड़ा ललकार रहा था और सड़क पर आने जाने वाले लोग इस फर्राटे भरते हुए तांगे पर दृष्टि तो न जमा सकते थे, पर टीका टिप्पणी सब कर रहे थे। यदि वह किसी तरह सब एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते तो सर्वसम्मति से निर्णय हो जाता कि तांगे पर वेश्याएं बैठी हैं, तेज कैसे न दौड़े। लेकिन चूंकि तांगा वेश्याओं को ना बैठाया था, इसलिए कनॉट प्लेस पहुंचकर तांगे वाले को भी निराशा हुई। इनाम देने की बजाय रानी उससे कह रही थी, भाई हमारे पास तो 11:30 आने हैं, अब 2 पैसे के लिए क्या जान लेगा। तांगे वाले को शायद रानी का यह वाक्य सुनकर ठेस सी लगी। एकदम बोल उठा, रानी तू यह भी रख ले। उसका यह कहना था कि बंती, वीरा और शीला खटाक से हंस उठी, जैसे किसी ने 3 फव्वारे छोड़ दिए हों। रानी पहले एक क्षण के लिए भौचक्की सी रह गई, फिर जब बात समझ में आई तो इतनी हंसी कि खड़ी ना रह सकी और वहीं बैठकर हंसने लगी। तांगे वाले ने अपने आप से कहा, पागल होंगी, और कदम कदम घोड़े को चलाने लगा। जब जरा दम में दम आया तो अपनी आंखों को पोंछते हुए रानी ने कहा, मुए को मेरा नाम कैसे पता चल गया। बंती ने जवाब दिया, भाई तुम्हें कौन नहीं जानता। और इस पर हंसी का दूसरा दौर शुरू होने ही वाला था कि उसी तांगे वाले की आवाज़ फिर आई, क्यों जी, कुतुब की सैर करवा लाऊं। तांगे वाला कुछ दूर जाकर फिर मुड़ आया था। कुतुब की सैर करवा अपनी माँ को, अपनी बहन को। रानी ने विशेष घरेलू औरत के स्वर में कहा और अपनी सहेलियों से बोली, चलो री, यह मुआ तो कुत्ते की तरह पीछे पड़ गया है। और वह ऑडियंस सिनेमा की ओर चल पड़ी। रानी बोली, यह है कनॉट प्लेस। वीरा बोली, कनॉट प्लेट्स नहीं, कर्नाट पैलेस। वंती ने कहा, क्या बकती हो, नाम है कनास प्लेट। शीला ने कहा, नाम कुछ भी हो, स्थान तो यही है ना। रानी बोली, पूछ क्यों नहीं लेती किसी से, जाओ ना अपने उस तांगे वाले से। तांगे वाले का नाम सुनते ही रानी एक मुस्कान को दबाते हुए बोली, मुआ नाम तक जान गया। वह ऑडियंस के सामने रुककर दूर से तस्वीरें देख रही थी और फिर झिझकते झिझकते नज़दीक आई और फिर धीरे से सिनेमा के पोर्च में दाखिल हो गई। फिरती फिराती पुरुषों के पेशाब घर पर जा रुकी। कुछ क्षण सोचती रही कि अंदर क्या होगा, और फिर रानी ने दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला और उई माँ कहकर बाहर की ओर भागने लगी। सब की सब भागती फिसलती बाहर आ गई और रानी से पूछने लगी कि हुआ क्या, पर रानी हंसती गई और जब उन्होंने बहुत तंग किया तो बोली एक आदमी, और फिर हंसने लगी। तांगे वाला याद आ रहा है, वीरा और बंती ने कहा। शीला ने बात बदलने के लिए कहा, यहीं कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहो तो राख डालो हनुमान जी के मंदिर पर। सैर पर निकली हो कि पूजा को, वहाँ भी कोई मोटा ताजा पुजारी बैठा घूर रहा होगा। आप बीती सुन रही हो, शीला ने कहा, और फिर वह हंसने लगी। और इसी तरह हंसते हंसाते फिरते फिराते उन्होंने शाम कर दी। हंसते हंसते उनके गले बैठ गए थे और वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ अल्लम गल्लम खा लिया था। गोलगप्पे, आलू की टिकिया, चाट के पत्ते, चना जोर गरम, यानी कनॉट प्लेस के बड़े होटलों को छोड़कर बाहर जो चीज़ें मिलती थी वे सब उन्होंने थोड़ी थोड़ी चख ली थी। कनॉट प्लेस के बरामदे में कितने ही चक्कर लगाए थे, कितनी ही दुकानों के सामने हक्की बक्की होकर खड़ी हुई थी, कितने ही लोगों को अपनी हंसी के कारण भ्रम में डाल चुकी थी और अब उनके पैर हल्के हल्के दर्द होने लगे थे।
तथा उनके दिमागों को कोई जंजीर घर की ओर खींचने लगी थी। चलो ना, वहाँ क्या हरी हरी घास है, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लें। पर इसके जवाब में हाँ या ना की बजाय जब वीरा ने धीमे स्वर में कहा, घर नहीं चलोगी, तो घर का नाम जैसे घड़े पर रोड़े के समान लगा। चारों के चेहरे एकदम उतर गए। घर जाकर क्या करोगी? रानी ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, लेकिन उसके इस निर्बल से प्रतिवाद का यथार्थ के कड़वे बादलों पर कोई प्रभाव न पड़ा, जो शायद आसमान से छटकर अब उनके दिमागों पर छा रहे थे। घर में क्या है? रानी ने फिर कहा, जैसे अपने आप को समझा रही हो। है खाक, शीला ने जवाब दिया, जैसे कह रही हो जानते बूझते हुए पूछती हो। और वे चारों सहेलियां हरी हरी घास पर बैठने की बजाय घर की ओर लौट पड़ी। तांगा कर लो, रानी ने कहा, पर किसी को हंसी ना आई। वंती और वीरा को मानो सांप सूंघ गया है। शीला ने कहा, सोच रही हूँ रात को सब्जी क्या पकाऊंगी। वंती ने जवाब दिया। इसका मजाक उड़ाने की बजाय रानी बोली, मेरे से सुबह की दाल ले लेना। और वे रास्ता पूछती पाछती घर की छोटी छोटी उलझनों को सुलझाती, घरेलू समस्याओं पर बहस करती, पड़ोसिनों की निंदा करती, एक दूसरे से ईर्ष्या करती, पाइयों आनों का हिसाब करती, तेज तेज घर की ओर चलने लगी। जब वे गली के पास पहुंची तो अंधेरा काफी गहरा हो चुका था। तो यह थी एक छोटी सी कहानी, उड़ान। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।